दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी एसएससी जीडी तथा सक्षमता परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए हमने आज स्पेशल हिंदी लेकर आया हूँ, जिसके क्वेश्चन बहुत ही जानदार हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि दशानन में कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास है, दूसरा है द्वंद्व समास है, कि तीसरा द्विगु समास है, कि चौथा बहुब्रीहि समास है। बताइएगा आप लोग। दशानन का मतलब होता है 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला। अर्थात कौन था? अर्थात रावण जी। अगर कोई तीसरे का बोध हो जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। वहाँ पे हो जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। उपसर्ग का यहाँ पे जो है प्राथमिकता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, लाभ हानि। द्विगु समास जो है संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी हुआ, चौराहा हुआ। जहाँ पे संख्या का बोध हो जाए वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि समास कितने प्रकार के होते तो आप लोग बताइएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा। इसमें 4 लिखे हुए हैं, तत्पुरुष और कर्मधारय 2 और लिख लीजिएगा। 6 प्रकार के समास होते हैं। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए, यथा प्लस शक्ति अगर देखा जाए तो इसका विग्रह जो है संधि विच्छेद ये होगा। ये यथा जो है उपसर्ग का जो है बोध करा रहा है। तो जहाँ पे उपसर्ग हमको दिखाई पड़ जाता है वहाँ पे हम लोग बिना चुपचाप अव्ययीभाव समास वहाँ लगा देते हैं और आगे से चुप्पे से बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है शिव का विशेषण क्या है? शिवेश होगा कि शंकर होगा कि शैव होगा कि शैल होगा? बताइएगा आप लोग। शिव का विशेषण, जो शिव का विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा शैव। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। शिवेश नहीं होगा, शंकर भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा। तो शिव का विशेषण हो जाता है शैव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन, पानी। बताइएगा श्याम कैसी संज्ञा है? श्याम एक नाम का बोध करा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नदी कैसा संज्ञा हो जाएगा? नदी हो जाएगा जातिवाचक, विभिन्न नदियों का समूह। नदियाँ बहुत सारी होती है, जातिवाचक संज्ञा। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है, भाववाचक संज्ञा। और जो पानी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है। तो सारे आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो भाववाचक संज्ञा में से पूछ रहा था तो हम लोग बचपन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइएगा। निजवाचक सर्वनाम, यह मेरी निजी पुस्तक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है आज अपनापन कहाँ है। तीसरा है अपनों से क्या छिपाना। और चौथा है आप भला तो
जग भरा। यह मेरी निजी पुस्तक है। अब जब मेरी भी आ गया, निजी भी आ गया, तो दोनों का आना जरूरी नहीं है। आज अपनापन कहाँ है? अपनापन भी हटाइए, ये भाव को गिन रहा है। अपनों से क्या छिपाना, ये भी हटाइए। इसमें ये चौथा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। आप भरा तो जग भरा, ये निजी जो है निजवाचक सर्वनाम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवियत्री है, कवित्री है, कवियत्री है, कवियानी है। बताइएगा आप लोग। ये वाक्य शब्द संशोधन में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बार सवाल को पूछा गया है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो हो जाएगा कवित्री। ये कभी कभी वाक्य जो है शब्द संशोधन में भी देता है। कब? वा में मात्रा नहीं होती, या में छोटी की होती, तवा में जो है बड़ी की। ये कवित्री ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल पूछा जाए तो उ धन ज्वल, ऐसे। अगर श्रृंगार पूछा जाए तो ऐसे। ये कुछ शब्द होते हैं जो बार बार परीक्षा में टच करते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधन अमन हो जाएगा, कि पोधन अन हो जाएगा, कि पौधन आन हो जाएगा, कि पाधन अन हो जाएगा? बताइएगा। पवन, देखिए पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो पोधन अन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा जो है समास आपको संधि देखने को मिलेगी? यहाँ पे अयाद संधि। कौन सी? अयाद संधि हो जाती है। आप लोग ये बात आप लोग याद रखिएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नल, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। बताइएगा बूंद बूंद क्या है? क्रिया है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण? बताइएगा। नल जो है बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है क्रिया विशेषण जो है सही शब्द, सही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है। वाच्य में वाच्य है। बताइएगा आप लोग कैसा होगा? कृत्यवाच्य होगा, कि कर्मवाच्य होगा, कि भाववाच्य होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, काम की बात कर रहा है तो कृत्यवाच्य और भाववाच्य दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे मात्र ऑप्शन नंबर इसका पहला कर्मवाच्य इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कौन आएगा? कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कि प्रेरणार्थक क्रिया है, कि द्विकर्मक क्रिया? बताइएगा आप लोग। सुमित सो रहा है, देखिए सोना एक प्रकार की, आप लोग याद रखिएगा, सोना, हंसना, ये सब जो है हंसना, उड़ना, ये सब आकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती है? आकर्मक। तो सुमित सो रहा है सकर्मक, कोई कार्य थोड़ा ना कर रहा है, ये अकर्मक हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती जो स्वयं ना काम करके किसी दूसरे से काम करवाया जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। तो सुमित सो रहा है, इसमें जो है आकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हो गया सुमित सो रहा है, इसमें कौन सा हो गया?
अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा कि संख्यावाचक हो जाएगा कि सार्वनामिक हो जाएगा? बताइएगा आप लोग विशेषण की। देखिए, आधा लीटर दूध पी लिया है तो सभी लोग संख्या पे जाएंगे, संख्या यहाँ बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। जब आधा कहे, थोड़ा कहे, बहुत कहे, जब ऐसे शब्द आपको मिल जाएं तो वहाँ पे सीधे आप लोग लगाइएगा परिमाणवाचक। यहाँ परिमाण हो गया है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक नहीं होगा और गुणवाचक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला और सेशन का अंतिम सवाल रहेगा कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि जो है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद खोना हो जाएगा कि भय से घबरा जाना हो जाएगा कि शक होना हो जाएगा कि पराजित होना हो जाता है। जैसे कहा जाए, जैसे आपके घर में कोई भी सामान रखा है, ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति आ करके उस सामान को उठा ले और आप जान भी न जाएं और बाद में आपको याद आए कि जो व्यक्ति आया था शायद वही ले गया होगा, तब आपका माथा ठनक जाए। क्या ठनक जाए? माथा। जानकर भी जो है अपने को साबित ना कर पाना, माथा ठनक जाना। तो भेद खोलना नहीं होता है, ना भय से घबरा जाना हो जाएगा, ना पराजित होना हो जाएगा, मात्र एक ऑप्शन होता है शक होना। क्या होता है? शक होना। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माथा ठनकना मतलब शक होना। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। जैसे पूरी पक्की जानकारी ना होना, मगर एक अनुभव से, अपने तरीके से जो है माथा जब ठनकता है तो लगता है कि जो है शक हो गया है कि वही आदमी जो है उस सामान को ले गया होगा। तो आप लोगों को आज के लिए दोस्त इतना ही। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिएगा और परीक्षा की तैयारी तेज़ी से बढ़ाते रहिएगा। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।